प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो वीडियो है वो क्लास 10 साइंस का है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएच स्केल की परिभाषा। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। उसके बाद पीएच स्केल जो है उसको किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था, ठीक है, खोज के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद पीएच स्केल क्या बताता है, इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। कोई पदार्थ मान लो अम्लीय है, कोई पदार्थ क्षारीय है और कोई पदार्थ है वो उदासीन है। 3 प्रकार की प्रकृति होती है। तो हम देखेंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है तो हमने अम्लीय किस आधार पर कहा, पीएच स्केल ने उसका निर्धारण किस प्रकार से किया। हम कैसे कह सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है, कोई दूसरा पदार्थ क्षारीय है और तीसरा पदार्थ कोई उदासीन है। तो पीएच स्केल के माध्यम से प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम जानेंगे इसके माध्यम से। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पदार्थों का पीएच, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनका पीएच का मान क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनके अपन देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे पीएच का महत्व। इस पीएच हम जो स्केल पढ़ रहे हैं, इस पीएच स्केल का दैनिक जीवन में कहाँ पर उपयोग में अपन ले सकते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो पीएच स्केल होता है उसकी परिभाषा, कोई विलयन है मान लो और उस विलयन में उपस्थित क्या है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। समझ में आया। पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ओके। दूसरा, पीएच स्केल को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, सोरेनसन। कौन थे वो वैज्ञानिक, सोरेनसन। ओके, परिभाषा आपको याद हो गई ना। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ओके, किसने विकसित किया, किस वैज्ञानिक ने, तो उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपको, सोरेनसन वैज्ञानिक। कौन थे, सोरेनसन। ओके। उसके बाद बात करते हैं प्रकृति के बारे में कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझ लो कि जैसे कि मैं आपके यहाँ सामने आपको बना रहा हूँ ये पीएच स्केल, ठीक है। इस पीएच स्केल पर जो मान होते हैं ना वो पहले याद रखना, 0 से लेकर ये आ गया आपका 0, यहाँ होता है आपका ये 7 और ये होता है आपका 14। ओके, तो पीएच स्केल पर कितने मान होते हैं, 0 से लेकर 14 तक। कंप्लीट। अब बात करते हैं देखिए प्रकृति के बारे में। यदि किसी पदार्थ के पीएच का जो मान है वो यदि 0 से लेकर 7 तक नहीं जाना आपको, 7 तो हो जाएगा आपका उदासीन प्रकृति हो जाएगा। 0 से लेकर मान लो 6.9 तक, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 0 से लेकर 6.9 तक ये कहलाता है आपके अम्लीय प्रकृति। कोई पदार्थ अगर पीएच को स्केल से हमने देखा कि पीएच का मान आ रहा है मान लो 0.5, तो ये क्या हुआ, अम्लीय प्रकृति। 1.5 हुआ तो अम्लीय प्रकृति, 2.5 हुआ अम्लीय प्रकृति, 3.5 हुआ अम्लीय प्रकृति, 6.5 हुआ तो भी अम्लीय प्रकृति, 6.8 हो गया तो भी अम्लीय प्रकृति और 6.9 हो गया तो भी अम्लीय प्रकृति, ठीक है। लेकिन अगर 7 हो जाए, किसी पदार्थ की पीएच का मान कितना हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है ना, तो आप उससे क्या कहेंगे,
उदासीन प्रकृति। क्या कहेंगे? उदासीन। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 0 से लेकर 6.9 तक समथिंग है तो आपका अम्लीय। अगर 7 pH का मान हो जाए तो अपन क्या कहते हैं? उसको उदासीन। और तीसरा आपको याद रखना है 7 से अधिक, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, 7 से अधिक, 7 तो क्या हो रहा है? उदासीन होगा। जिस पदार्थ का pH का मान अगर 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन। और 0 से लेकर 6.9 तक है तो क्या हो जाएगा? वो अम्लीय प्रकृति। और 7 है तो उदासीन। और 7 से अगर अधिक है, 7 से 7.1 है, ठीक है, 7.2, 7.3 कुछ भी है, और 14 तक है अगर, तो वो क्या कहलाती है? क्षारीय प्रकृति। क्या कहलाती है भैया? क्षारीय प्रकृति। समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले अम्लीय 0 से 6.9, अगर 7 है तो उदासीन, और 7 से अधिक है कहाँ तक? 14 तक, तो क्या हो जाएगा? आपके क्षारीय। समझ में आ गया होगा आपको। तो यही मैंने लिखा है कि प्रकृति अम्लीय तो 0 से 6.9 समथिंग, अगर 7 हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका उदासीन हो जाएगा। और 7 से ऊपर और 14 तक है तो क्या हो जाएगा? आपके क्षारीय प्रकृति। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पीएच स्केल का महत्व। नोट करके मैंने लिखा है, आपको याद रखना है। फैक्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आपको इसी प्रकार से नी टाइप के अंदर प्रश्न है वो मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर किस परास, कितना मान है अपने पीएच का मान, हमारा शरीर किस पीएच परास पर है वो कार्य करता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि जो हमारा शरीर है ना, 7 से 7.8 जो पीएच है उस परास के बीच में ही क्या करता है? कार्य। तो ये मान आपको याद रखना है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है? तो 7 से 7.8 पीएच, ठीक है ना, 7 से लेकर 7.8 जिसके पीएच के बीच है वो हमारा शरीर है वो कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है वर्षा का, जब बारिश होती है ना और वर्षा का जल यदि पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तब उसको कहते हैं अपन अम्लीय वर्षा। प्रश्न पूछा जाता है कि वर्षा का जल का पीएच कितना होगा, ठीक है ना, पीएच का मान कितना कम हो जाए जिसे हम अम्लीय वर्षा कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्षा का जो जल है, जल का पीएच का मान यदि 5.6, याद रखना है 5.6 से अगर कम हो जाए तो वह क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा आपको पता ही है नुकसानदायक है, जो यदि बारिश होगी अम्लीय वर्षा जैसे, ठीक है, अगर 5.6 से कम हो गया तो ये जल जो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आएगा और पृथ्वी से विभिन्न स्थानों तक जाएगा, और मान लो ये तालाब में चला गया तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु है, मछली वगैरह, ये मर सकते हैं, ठीक है ना। और अम्ल वर्षा आपको पता ही है, जितने स्मारक है, किले, दुर्ग वगैरह हैं, इतने भव्य सुंदर है, लेकिन जब ये बारिश अम्ल वर्षा होती है तो ये सभी स्मारकों को, किलों को, ताजमहलों को क्या कर देता है? पद्दा कर देता है, ठीक है ना। तो वर्षा का जल का पीएच का मान जब 5.6 से, याद रखना 5.6 से अगर कम हो जाए, ठीक है ना, 5.6 से कम हो जाए तो उससे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। पॉइंट, ठीक है। प्रश्न एक अम्लीय वर्षा के लिए मान है 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, ठीक है, 4, ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आपको याद रखना 5.6 से अगर कम हो जाए वर्षा के जल का पीएच तो उसे अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है पाचन तंत्र में। पहला उपयोग हो गया हमारे शरीर के लिए, परास के बीच में ही कार्य करेगा। अगर ये परास नहीं होगी तो हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब पीएच का क्या हुआ? महत्व हुआ। दूसरा है वर्षा का जल का पीएच का मान जब कितना हो जाए? 5.6 से कम हो जाए, तब उसे अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उसको आपको याद रखना है। यदि जैसे हमारा जो पाचन तंत्र आपने पढ़ा होगा, तो पाचन तंत्र के अंदर आमाशय, जिसका आकार जे आकार के समान होता है, ठीक है ना। जब हमने कोई भोजन कर लिया और उल्टा सीधा खा लिया है ना, और आपके अंदर पेट के अंदर एसिडिटी हो गई या अपच हो गई, ठीक है, जो भोजन का पाचन नहीं हो रहा, एसिडिटी होगी, तो ठीक है ना, इसका मतलब अम्ल की जो आमाशय के द्वारा जो अम्ल उत्पन्न हो रहा है, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो आमाशय पूरा क्या हो गया? अम्लीय प्रकृति, अम्ल ज़्यादा उत्पन्न हो गया,
ठीक है, जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे ठीक करना है अर्थात उदासीन करना है। उदासीन करने के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं, एंटासिड, और एंटासिड अर्थात दुर्बल चारक लेते हैं। और इस दुर्बल चारक कौन सा है आपके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रश्न पूछा हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी MgOH2, याद रखना। अब देखिए आमाशय के अंदर क्या उत्पन्न हुआ था, अम्ल, और हमने बाहर से क्या लिया, अम्ल की मात्रा आमाशय में ज्यादा हो गई ना, तभी तो दर्द हुआ है आपके। तो हमने बाहर से क्या लिया, दुर्बल क्षारक अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखिए हमारे आमाशय में हुआ था अम्ल ज्यादा, और हमने बाहर से क्या लिया दुर्बल क्षार। और हम जानते हैं, आपको याद होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने समझी थी। उदासीनिक अभिक्रिया क्या थी कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके स्वयं के गुणों को नष्ट करते हुए लवण और जल बनाते हैं, और लवण बन गया, और लवण क्या होगा, उदासीन, और हमारा दर्द क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। समझ में आया होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आपके एंटासिड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जब हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक हो जाए, अम्लीय माध्यम ज़्यादा हो जाए, तो दर्द होता है, एसिडिटी होती है। तब अपन बाहर से क्या ले रहे हैं, अपन आपको नहीं सुना होगा, एसिडिटी होगी तो आप क्या लेते हो, इनो लेते हैं। इनो भी क्या एक प्रकार दुर्बल क्षारक है। समझ में आया ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जिससे अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे। और लवण कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, जिससे हमारा पेट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दंत क्षय। ठीक है, दंत क्षय क्या होता है। और दंत क्षय प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब किस परास पर या किस पीएच मान कितना होगा जिसके कारण हमारा दंत है वो क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो नोट करके आपको लिखा हुआ है, याद करना। जब मुंह का पीएच 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 5.5 से अगर कम हो गया तो हमारा दंत क्षय वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। याद रखिए, पहला पॉइंट मैंने बताया था, हमारा शरीर किस परास के बीच में कार्य करता है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में। अम्ल वर्षा जब 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना, तब उसको अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तीसरा हमने पढ़ा हमारे आमाशय के अंदर, जब अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आमाशय उत्पन्न करता है ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम होती है, दर्द करता है, तब अपन बाहर से क्या ले रहे हैं, अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या है एक दुर्बल क्षारक है और एंटासिड के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, दंत क्षय। जब 5.5 से क्या हो जाए, पीएच का मान कम हो जाए, तब दांतों का क्षय, जो दांत होते हैं ना, ये इनेमल जो होता है, ये कठोर वाला भाग है हमारे शरीर, ठीक है ना, सबसे कठोर वाला भाग, सर्वाधिक कठोरता होता है इनेमल। और कई बार प्रश्न पूछा, ये इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है। तो ये दंत क्षय कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यदि हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से क्या हो जाए, कम, तब दंत क्षय क्या हो जाता है, प्रारंभ। जैसे आपने भोजन किया, ठीक है, और भोजन करने के पश्चात जो भोजन है और खाना खा लिया आपने, और कई बार दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर जो भोजन है वो क्या होता है, बचता है ना, इधर अपने दांतों में फंस जाता है। तो हमारे मुख के अंदर जो जीवाणु होंगे उस भोजन पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, कहने का मतलब उसको खाएंगे, और खाने के पश्चात उसका क्या, उस भोजन का क्या करेंगे, निम्नीकरण। खा लिया मतलब निम्नीकरण हो गया, ठीक है। और निम्नीकरण के फलस्वरूप जीवाणु क्या उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर अम्ल उत्पन्न करेंगे, और अम्ल जिससे आपके दांत का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। तो अपन जब दांत संचारित हो गए, अब दांत संचारित हो गए तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आप दांत जब संचारित हो जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आपने खट्टी इमली वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, तो आपके दांत ऐसे खट्टे खट्टे टाइप हो जाते हैं, और आप कोई रोटी वगैरह खाते तो खा नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपके दांत क्या हो गए, संचारित हो गए, ठीक है, क्योंकि अम्ल उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो जीवाणु थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, उस भोजन के जो कण थे इधर से उधर अपने दांतों मसूड़े में फंसे हुए, उस भोजन को उन्होंने ग्रहण कर लिया, अर्थात उस भोजन का क्या कर दिया, निम्नीकरण कर दिया। और निम्नीकरण के फलस्वरूप जो जीवाणु ने क्या उत्पन्न करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा दांतों का संसारित है वो हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, दंत मंजन करते हैं। और दंत मंजन क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है, जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद अपन देखते हैं कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। पहला उदाहरण अगर पूछा जाए कि नींबू के रस, जो नींबू का रस का पीएच कितना होता है 2.2 अर्थात अम्लीय प्रकृति हो गया। जठर रस का पीएच का मान कितना होता है 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान कितना होता है 10, इसका मतलब वो क्या है, क्षारीय है। आसुत जल का कितना होता है 7 होता है, ठीक है ना। तो 7 क्या हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है 14, अर्थात ये किस प्रकृति क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।